तो एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को जब इनिशियली खरीदते हैं तो वो कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज होता है। अब कौन से खर्चे मैं इसकी कॉस्ट में ऐड करूंगा? आम भाषा में समझूं तो जो भी ज़रूरी है खर्चा जिसकी वजह से मैं इस एसेट को यूज़ कर पाऊंगा, बिना खर्च किए मैं इस एसेट को यूज़ नहीं कर पाऊंगा, सारे खर्चे मुझे ऐड करने पड़ेंगे ताकि मैं इस एसेट को, पीपी के आइटम को यूज़ कर सकूं। लैंड एंड बिल्डिंग को बनाने का खर्च, बिना कंस्ट्रक्ट किए, बिना मटेरियल लाए, बिना लेबर का खर्च किए, जब तक वो रेडी ना हो जाए मैं उसे यूज़ नहीं कर सकता। अगर उस बिल्डिंग को बनाने के लिए मैंने स्पेसिफिक फंड्स लिए हैं जो इसी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए हमने लिए हैं और वो क्वालिफाइंग एसेट के रूप में इंड AS 23 बोरिंग कॉस्ट अगर अपनी मोहर लगा देता है तो इंटरेस्ट कॉस्ट का खर्चा भी इसकी कॉस्ट में ऐड होगा। इसके अलावा कुछ ऐसे भी खर्चे हैं जो हो सकता है हमें एसेट को डिसमेंटल करने पे, डीकमीशनिंग पे, रीस्टोरेशन ऑफ लैंड पे करने पड़े। आपने एक एलिवेटर खरीदा, सरकार का निर्देश है कि जब भी आप एलिवेटर खरीदते हैं आप उसे 5 साल से ज़्यादा नहीं चलाएंगे और 5 साल के बाद उसको डिसमेंटल करके नया लगाएं क्योंकि लोगों की जान को खतरा है। अब आप एलिवेटर लेने गए तो मालूम पड़ा कि एलिवेटर 15 लाख का पड़ेगा, पर शुक्र है बेचने वाले का कि उसने ये भी बताया कि सरकार का निर्देश है कि 15 लाख के अलावा आपको इसे हर 5 साल बाद डिसमेंटल करना पड़ेगा और डिसमेंटलिंग का भी एक खर्चा है, वो भी ध्यान में रख के खरीदना एलिवेटर। कहीं आप आज खरीद लो और एकदम से कल को नोटिस आ जाए और आपको डिसमेंटल करना पड़े तो उस दिन हो सकता है आपके 5 लाख रुपए और खर्च हो जाएं। तो हम कहते हैं ये तो आपने बहुत बढ़िया बात बताई, वरना हम तो एलिवेटर को 15 लाख का मान के चलते और एकदम से अगर 5 लाख का खर्च आ जाता 5 साल बाद तो हम तो बड़ी दुविधा में पड़ जाते, हम तो इसकी तैयारी नहीं कर पाते। एलिवेटर हमारे प्रेमिसेस में आ चुका है, 15 लाख का हमने कैश दे दिया। कितनी कीमत पे मैं एलिवेटर को रिकॉग्नाइज करूं? 15 लाख प्लस 5 लाख, 15 लाख प्लस 5 लाख को डिस्काउंट करूं आज की कीमतों में कि अगर 5 लाख रुपए मुझे खर्च करने हैं 5 साल बाद तो आज की कीमतों में जो बोरोइंग रेट मार्केट में चल रहा है उसके बेसिस पे कितना पैसा मुझे आज लगाना पड़ेगा अगर मैं आज ही खर्च करूं वो डिसमेंटलिंग का पैसा। तो मालूम पड़ता है कि 5 लाख की कीमत जो आज है वो है 3.5 लाख रुपए। तो मैं एलिवेटर किस कीमत पर रिकॉग्नाइज करूंगा? हमने थोड़ी देर पहले ही समझा था जो भी खर्चे ज़रूरी हैं जिसकी वजह से मैं ये एसेट खरीदूंगा उनके किए बिना मैं इस एसेट को यूज़ नहीं कर सकता हूं, तो उसमें ये डिसमेंटलिंग का खर्चा भी है जो मुझे 5 साल बाद करना पड़ेगा, पर उसकी आज कीमत है 3.5 लाख रुपए। तो टोटल मशीन की कीमत जो एलिवेटर है उसकी कीमत हमारी बुक्स में आएंगी 18.5 लाख पे। अब 18.5 लाख में जब जर्नल एंट्री करने बैठता हूं तो कैश तो हमने सिर्फ 15 लाख दिया, ये 3.5 लाख का क्या करूं? तो 3.5 लाख रुपए मेरे प्रोविजंस में आएंगे क्योंकि एक एस्टिमेटेड अमाउंट है, पता नहीं एग्जैक्टली 5 लाख खर्च होंगे, थोड़े कम ज़्यादा भी खर्च हो सकते हैं। तो मुझे लाइब्रेरी साइड एक प्रोविजन भी क्रिएट करना पड़ेगा और हर साल इन प्रोविजंस में रीएस्टिमेशन भी हो सकता है और मेरे एसेट की कीमत कम या ज़्यादा भी हो सकती है। अभी एक एसेट रिकॉग्नाइज हो गया हमारी बुक्स में, फिर दूसरा बड़ा काम हमें देखना होता है कि हम कितने सालों तक इसे यूज़ करेंगे। इस केस में डिफाइंड था कि 5 साल से ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते, तो हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी हो जाती है कि 5 साल में हम इस एसेट को कंज्यूम करेंगे। हमारे पास कोई चारा नहीं है उससे ज़्यादा यूज़ करने का, क्योंकि सरकार का निर्देश है कि आप एलिवेटर्स को सिर्फ 5 साल ही यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अकाउंटिंग पॉलिसी किसी और ने तय कर दी। मान लीजिए आप एक होटल चलाते हैं और लग्जरी कार्स खरीदते हैं ताकि आप कस्टमर्स को एयरपोर्ट से होटल तक लेके आएं, उन्हें शहर की सैर कराएं। तो कैसी गाड़ियां आप लेके आएंगे? जाहिर सी बात है जो 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख की कीमतों की होगी वही गाड़ियां आप खरीदेंगे। पर एक बार ऐसी गाड़ियां खरीद ली तो क्या ज़िंदगी भर उन्हीं को चलाते रहेंगे, या कुछ डिसाइड करेंगे कि मेरा होटल है, लोगों को एम्बियंस चाहिए, लोगों को फील चाहिए, तो नई गाड़ियां ही मैं अपने कस्टमर्स को भेजूं। तो होटल इंडस्ट्री कई बार ये पॉलिसी बना लेती है कि वो अगर लग्जरी गाड़ियां भी खरीदती हैं वो 3 साल से ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। हालांकि वो गाड़ियां 10 साल तक यूज़ हो सकती है। मैन्युफैक्चरर तो कई
मैन्युफैक्चरर हो सकता है उसकी लाइफ को 15 साल बताए, पर इकोनॉमिक लाइफ वो लाइफ होती है जितने समय तक वो एसेट यूज हो सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें भी उतने समय तक उसे यूज करना ही है। हम अपनी पॉलिसी डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि हम उस एसेट को सिर्फ 3 साल यूज करेंगे। अगर आप अपनी पॉलिसी डिसाइड करते हो कि हम उसे 3 साल ही यूज करेंगे तो जिम्मेवारी भी बढ़ती है। अगर हमने 30 लाख की एक गाड़ी खरीदी है जो मैं बिजनेस के काम में लेने वाला हूं, तो बिजनेस की जिम्मेवारी भी बनती है कि हर साल 10 लाख रुपए तो निकालने पड़ेंगे होटल के रेवेन्यू से। हालांकि अकोमोडेशन सर्विसेज दे रहे हैं, गाड़ी फैसिलिटेट कर रही है उस सर्विस को बेहतर बनाने के लिए। हमारी जिम्मेवारी ये बनती है कि 10 लाख रुपए हमें हर साल होटल के रेवेन्यू से निकालने पड़ेंगे। उससे ज़्यादा रेवेन्यू निकाल पाए तो हम मुनाफे में रहेंगे, अगर उससे कम रेवेन्यू हमें आया तो हम दिक्कत में आ जाएंगे। तो ये फैसला लेना पड़ता है कि क्या हम काबिल हैं कि हम 30 लाख रुपए 3 साल में निकाल लेंगे और उसके बाद उस गाड़ी को स्क्रैप में भी बेचते हैं। ऐसा नहीं है कि 30 लाख पूरे निकालने पड़ेंगे। अब जो गाड़ी 3 साल में आप बेचने वाले हैं उसकी रेजिडुअल वैल्यू भी थोड़ी अच्छी खासी रह जाती है। तो 30 लाख की गाड़ी अगर 3 साल बाद बेचेंगे तो क्या मिलने वाला है? स्क्रैप में कम से कम 10 लाख रुपए तो मिल ही जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि 30 लाख की गाड़ी को अगर 3 साल बाद बेचें तो 10 लाख रुपए तो कोई देने को तैयार हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन 30 लाख पे लगाएं या हमें उम्मीद है कि 10 लाख तो मिल ही जाएगा, तो 20 लाख रुपए की जिम्मेवारी है हमारी रिकवर करने की, तो 20 लाख रुपए पे डेप्रिसिएशन लगाएं। क्या कहना है आपका? 30 लाख पे डेप्रिसिएशन लगाएं कि 20 लाख पे लगाएं? आपने अब तक की अपनी अकाउंटिंग यात्रा में देखा होगा कि हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ के बेसिस पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो। कंसेप्ट बिल्कुल सीधा सा था कि कितने सालों में आप इस पैसे को वसूल कर पाओगे, कितना पैसा लगा रहे हो और उसमें से कितना हमें माली से माली हालत में, बुरी से बुरी हालत में, स्क्रैप में या रेजिडुअल वैल्यू में भी मिल जाएगा। तो बिजनेस की जिम्मेवारी होती है बाकी बचे हुए पैसे को रिकवर करना, और उस रिकवरी का नाम है डेप्रिसिएशन, जिसको हम ये भी कहते हैं एक सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन अगर ना होता तो पहला साल बहुत नाराज हो जाता। मान लो इस गाड़ी को हमने खरीदा, 30 लाख की गाड़ी को हमने खरीदा और जैसे ही ये होटल में एंटर हुई और पहले साल की जब हमने बैलेंस शीट बनाई या पीएनएल बनाया, उसके पीएनएल में ये गाड़ी दिखाई दे रही है 30 लाख की गाड़ी खरीदी एक्सपेंसेस में। अब जैसे ही हमने दूसरे साल का पीएनएल बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगा कि पिछले साल के मुकाबले मेरा मुनाफा इस साल तकरीबन 30 लाख ज़्यादा है। पहले साल को इस बात पे बड़ा गुस्सा आया कि यूज़ तुम भी कर रहे हो इस गाड़ी को, पर आपने कोई खर्चा वहन नहीं किया इसका। ये तो मेरे साथ ज्यादती हो गई। ये मुझे सहन नहीं हो रहा है कि दूसरा साल ये डींगे हाँक रहा है। अगर ये चुप रहता, शांत रहता तो भी मैं सहन कर लेता, बट ये कह रहा है कि मैंने बिना किसी एसेट को यूज़ किए, क्योंकि कुछ भी एक्सपेंस ऐसा पीएनएल में है नहीं, ये एसेट भी यूज़ कर रहा है और दुनिया को पता भी नहीं है, और ये कह रहा है कि देखो हमने कितना मुनाफा कमाया, मेरी मेहनत का मुनाफा है। बट रियलिटी में फ़र्क ये है कि हमने सारा खर्च उस साल में डाल दिया जो बेचारा हमें हिम्मत दे रहा था कि आप ये गाड़ी खरीद लो। तो जो इंसान हिम्मत दे रहा है क्या उसी को मार दें? तो ऐसे ही पीएनएल को क्या मार दें उसके पहले साल को, क्योंकि उसने बेचारे ने हिम्मत दी कि गाड़ी खरीद लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें इतना रेवेन्यू जनरेट करके दूंगा कि तुम माला माल हो जाओगे, तो आगे बढ़ो। और हमने आगे बढ़ के उसी को ही 30 लाख का खर्चा दे दिया। तो ये तो बहुत बड़ी ज्यादती हुई। अब क्या करें? अब सब लोग विचार विमर्श कर रहे हैं कि क्या किया जाए इस मसले का। तो सबसे बड़ा मुद्दा है पैटर्न ऑफ कंजम्पशन। किस लिहाज से हम इस एसेट को यूज करेंगे? क्या ये शुरुआती दिनों में ज़्यादा यूज होगा, बाद में कम यूज होगा, या ये इक्वली यूज होने वाला है? गाड़ी के केस में हम कह सकते हैं कि शुरुआती दिनों में ज़्यादा यूज होगी और बाद में इसका यूज कम होता चला जाएगा, क्योंकि हर कोई प्रेफर कर रहा होगा नई गाड़ी। तो हम ये भी सोच सकते हैं कि शुरुआती दिनों में ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, दूसरे साल को थोड़ा कम देते हैं, तीसरे साल को थोड़ा कम देते हैं।
पर अगर मैं बिल्डिंग की बात करूं तो वो तो एक जैसी यूज़ होगी। कई बार मशीनें भी एक जैसी यूज़ होती हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मशीनें भी हमेशा शुरुआत में ज़्यादा यूज़ हो बाद में कम हो। ये गाड़ी ऐसा भी हो सकता है कि 3 साल तक इंटैक्ट रहेगी, क्लीन रहेगी, काबिल रहेगी, इस लायक रहेगी कि लोग इसको इस नज़र से ना देखें कि ये गाड़ी क्यों बेच दी। 3 साल तक मेंटेन हो सकती है, इसलिए पॉलिसी है। अगर होटल को लगता है कि 3 साल तक एक जैसी यूज़ होगी तो हम इस कॉस्ट को स्प्रेड कर सकते हैं। 3 सालों में हम 10 लाख का खर्चा एक साल को देंगे, दूसरे 10 लाख का खर्चा दूसरे साल को देंगे, तीसरे 10 लाख का खर्चा तीसरे साल को देंगे। इसमें मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कोई रेजिडुअल अमाउंट नहीं है कि ख़त्म हो जाती है गाड़ी 3 साल में। एक बार के लिए मान लेता हूँ ताकि मेरी ज़िंदगी आसान रहे, आप भी समझ पाएँ कि हम 10 लाख का खर्चा हर साल वहन करना पड़ेगा 3 सालों में। अब मेरी कॉस्ट स्प्रेड हो गई है, एक सिस्टमेटिक एलोकेशन हो गया है कॉस्ट का और 3 साल खुश हैं, किसी के साथ जाती नहीं हुई। अब अगर मैं ये मानता हूं कि 10 लाख की रेजिडुअल वैल्यू हमें मिल जाएगी और अगर हमने 10 लाख का ही डेप्रिसिएशन पहले साल को चार्ज कर दिया, बाद में पता लगा अब तीसरा साल बहुत ज़्यादा खुश हो गया है, वो कहता है देखो जी मुनाफा कैसे कमाया जाता है, मैं बताता हूँ। मैंने इस बार 10 लाख की डेप्रिसिएशन चार्ज की और 10 लाख का मुनाफा भी कमाया, इस बार तो मेरा कोई खर्च नहीं हुआ और हमने रेवेन्यू भी बहुत अच्छा खासा जनरेट किया। इस बार ईयर 1 और ईयर 2 दोनों नाराज़ हो गए कि इस बार हम दोनों के साथ जाती हो गई है कि जब पता था कि तीसरे साल के बाद अगर बुरी से बुरी हालत में भी बेचेंगे तो कुछ ना कुछ तो स्क्रैप में मिलेगा, तो इस बात को कंसिडर क्यों नहीं किया गया जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करने का फैसला ले रहे थे। तो इस गलती को सुधारा गया और ये फैसला लिया गया कि अगर कोई रेजिडुअल वैल्यू अमाउंट हमें मिलने वाला है एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट पे, उसको कंसिडर किया जाएगा और जो बचेगा अमाउंट वो अमाउंट हमें रिकवर करना है यूजफुल लाइफ के बेसिस पे। तो डेप्रिसिएशन का मेथड भी इस बात पे डिपेंड करेगा कि क्या मैं इक्वली यूज़ करने वाला हूँ, क्या मेरा पैटर्न ऑफ कंजम्पशन शुरुआत के सालों में ज़्यादा होगा बाद में कम होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि ये सालों पे डिपेंड नहीं करता, ना इस बात पे निर्भर करता है कि हम शुरुआत में ज़्यादा यूज़ करेंगे बाद में कम यूज़ करेंगे। ये इस बात पे निर्भर करता है कि उसका यूज़ ही लिमिटेड है। जैसे एयरक्राफ्ट का इंजन, एयरक्राफ्ट का इंजन खरीदने गए तो बेचने वाली कंपनी ने बताया कि ये 1 लाख घंटे चलेगा। 1 लाख घंटे के बियॉन्ड अगर चलाते हो तो मुश्किल में पड़ सकते हो। 1 लाख घंटे चलाने के बाद इंजन को बदल लेना। अब हम अगर स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करते हैं तो हम इस एसेट की कीमत को बराबर बांट देंगे। 1 लाख घंटे में से पहले ही साल हम इतने एक्साइटेड थे उस इंजन को लेके, इतने फ्लाइंग आवर्स हमने क्लॉक किए कि पहले ही साल हमने 40,000 घंटे उस एयरक्राफ्ट को चला दिया, उस इंजन को चला दिया। खरीदा गया था 1 करोड़ में। इस 1 करोड़ का कितना डेप्रिसिएशन मैं चार्ज करूं इस साल? क्या बराबर बांट दूं अगर मुझे लगता है कि 5 साल यूज होगा, कि हर साल को 20-20 करोड़ दे दें? या अगर पहले ही साल ये 40,000 घंटे पार कर चुका है तो 4 करोड़ का डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। तो मैं इसका डेप्रिसिएशन इसके प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स के बेसिस पे चार्ज करता हूं कि कितनी यूनिट्स हम कंज्यूम कर चुके हैं, कितनी यूनिट्स ये हमें देगा। वो यूनिट्स डिफाइंड है आवर्स में कि 1 लाख घंटे ही चल सकता है। इसके अलावा एक और मेथड है सम ऑफ डिजिट्स मेथड। अगर हमें कुछ नहीं समझ आ रहा कि कौन सा तरीका मैं अपनाऊं तो हमें एक आसान तरीका भी दे दिया गया है सम ऑफ डिजिट्स, कि अगर हम 5 साल उस एसेट को यूज़ करना चाहते हैं तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में डिजिट्स असाइन कर दें हर साल को। जैसे ईयर 1 को डिजिट 5, ईयर 2 को 4, ईयर 3 को 3, ईयर 4 को 2 और ईयर 5 को 1 डिजिट असाइन कर दें और टोटल सम इसका लें तो वो 15 बनेगा। इसके लिए हम फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। सम ऑफ डिजिट्स को जानने के लिए मैं फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। n मतलब 5, 5 इंटू 5 प्लस 1 हो गया 6। 30 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो मुझे सम ऑफ डिजिट्स 15 का मिल जाएगा। तो मैं एक फ्रैक्शन भी क्रिएट कर सकता हूँ डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए, जो मुझे मदद करेगा कि मैं डेप्रिसिएशन इस तरीके से चार्ज कर दूं ताकि शुरुआती सालों में ज़्यादा लगे और बाद में कम लगे, क्योंकि रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के खर्चे भी हो जाते हैं। जो खर्चे आपके रूटीन में होंगे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के, वो शुरुआत में कम लगेंगे और जैसे जैसे एसेट पुराना होगा वो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के खर्चे आपके P&L में दिखाई देंगे।
तो इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए कई बार हम ज़्यादा डेप्रिसिएशन शुरुआती सालों में चार्ज करते हैं और बाद में हम कम करते चले जाते हैं। तो सम ऑफ डिजिट्स मेथड भी एक साइंटिफिक तरीका खोजा गया कि अगर हमें समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा मेथड सटीक बैठता है, तो हमें एक साइंटिफिक मेथड दे दिया गया जिसमें हम पहले साल का फ्रैक्शन बनाएंगे। पहले साल को जो डिजिट असाइंड है वो है 5, टोटल सम ऑफ डिजिट्स है 15। अगर हमने 1 लाख का एसेट खरीदा है तो हम फ्रैक्शन बना सकते हैं 5/15 इंटू 1 लाख। ये पहले साल का डेप्रिसिएशन हो जाएगा। दूसरे साल के लिए 4/15 इंटू 1 लाख, तीसरे साल के लिए 3/15 इंटू 1 लाख, फोर्थ ईयर के लिए 2/15 इंटू 1 लाख और फाइनल ईयर के लिए 1/15 इंटू 1 लाख के बेसिस पे भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। हमारे यहाँ हम जब व्हीकल खरीदते हैं तो हमें जो टैक्सेस होते हैं एक बार पे करने पड़ते हैं और हर साल हम टैक्सेस पे नहीं करते हैं। बट यूके में आपको रजिस्ट्रेशन टैक्स या रोड टैक्स हर साल देना पड़ता है। अगर हम यहाँ पे भी कमर्शियल व्हीकल यूज कर रहे हैं और सरकार का ये निर्देश है कि आपको ये हर साल पे करना पड़ेगा, तो ये रोड टैक्सेस या एनुअल जो खर्चे होते हैं वो भी हम एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे, उन्हें हम रूटीन एनुअल एक्सपेंसेस मानेंगे और वो भी कैपिटलाइज नहीं होंगे। क्योंकि कैपिटलाइजेशन का महत्व सीधा सा है कि अगर आपने कोई एसेट खरीदा, उसके ऊपर जो भी खर्च आया वो आपने उसको ऐड किया और वो खर्च आप दोबारा नहीं करेंगे और आपको 5 साल तक बेनिफिट देगा, तो फर्ज ये बनता है कि 5 सालों को उसका कुछ खर्च जाना चाहिए डेप्रिसिएशन के रूप में। पर मैंने एक एनुअल रोड टैक्स दिया या इंश्योरेंस कॉस्ट वहन की और इस साल मैंने एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर दिया, अगले साल फिर वो खर्चा आके खड़ा हो गया कि दोबारा से रोड टैक्स दो, दोबारा से इंश्योरेंस कॉस्ट दो। तो दूसरा साल तो बेचारा ये कहेगा कि पहले साल को तो आपने बड़ा फायदा पहुंचाया, उसको तो जो भी पैसे देने पड़े एनुअल कॉस्ट में, रोड टैक्स के, इंश्योरेंस के, वो तो आपने 5 साल में स्प्रेड करवा दिए और मुझे भी उसका खर्च थोड़ा दे दिया और मेरा अपना खर्च भी है इस साल का कि मुझे इस बार एनुअली दोबारा पे करना पड़ रहा है। तो मेरे साथ ये जाती हो रही है। तो जो आपके खर्चे बार बार रिपीट होंगे, एनुअल कॉस्ट हैं या रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के खर्चे हैं, वो वही साल वहन करेगा जिस साल में वो खर्च होंगे, वो स्प्रेड नहीं किए जाएंगे। इससे हमें आसानी होगी ये जानने में कि कौन से लाइन आइटम्स की कॉस्ट हम कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड करेंगे, कौन से लाइन आइटम्स की कॉस्ट हम कॉस्ट ऑफ एसेट में नहीं ऐड करेंगे। इतनी सी बात आपकी ज़िंदगी आसान कर सकती है। आपको पता लग जाएगा कि इनिशियली कॉस्ट किस अमाउंट पे मेजर होगी। अगर आप इसे छान सकते हैं 2 बातों में, कौन से ऐसे खर्चे हैं जो रिपीट होंगे, कौन से ऐसे खर्चे हैं जो वन टाइम हैं, जो वन टाइम एक्सपेंसेस हैं जो आपको कई साल तक बेनिफिट देंगे वो कैपिटलाइज होंगे, जो रूटीन रिपेयर्स मेंटेनेंस के खर्चे हैं जो बार बार खर्च होंगे उन्हें आप कैपिटलाइज नहीं करेंगे, उन्हें आप स्प्रेड नहीं करेंगे क्योंकि वो हर साल आपको खर्च करने ही पड़ेंगे। तो जिस साल में वो खर्च होंगे उसको उतना वहन करना पड़ेगा और वो अमाउंट कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो कैपिटलाइज करना गलत होगा इस मामले में, तो हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे।